से अभी दूर है, अभी सरकार बनने और बिगड़ने का खेल नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन हम अपनी जागरूकता को तो दिखा सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर असदुद्दीन ओवैसी जी की जो बात है वो बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि जो अब्दुल है वो तो कुर्सी बिछाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। जो मुस्लिम तंजीमें हैं या जो ऐसे मजहबी लीडर हैं जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं या खुल करके हिस्सा ले रहे हैं या जिनका इन्फ्लुएंस है, वो इस बात को समझें कि हमें स्टैटिक नहीं रहना है, हमें भी प्रयोग करना है। क्योंकि राजनीति प्रयोग का नाम है। राजनीति जो है नए नए अवसरों के, अपॉर्चुनिटीज को खोजने का और उसका इस्तेमाल करने का नाम है। अगर हम सिर्फ एक पार्टी को आंख बंद करके वोट करेंगे, चाहे कोई भी समुदाय, आप अभी लोकसभा चुनाव में देखें कि ठाकुर समाज ने, क्षत्रिय समाज ने जब देखा कि गुजरात से एक स्टेटमेंट आया, फिर जिस तरीके से उनके सांसद को गाजियाबाद से टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी उपेक्षा को देखा और वो सब कंसोलिडेट हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक मुश्त वोट नहीं किया है। माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन का लीडर बना करके एक बड़ा स्टेप जो है अखिलेश यादव ने लिया है और उन पर एक परिवारवाद की इमेज रही है जिसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है ताकि उनकी इस नियुक्ति के ऊपर किसी तरीके का राजनीति ना हो सके। साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय या अपर कास्ट को भी एड्रेस करने की कोशिश की है ताकि आने वाले अपकमिंग विधानसभा चुनावों में उसका बेनिफिट उठाया जा सके। और जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी वो कुछ इस तरीके का संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए जो है वो अब सर्व समाज की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारा सवाल माता प्रसाद पांडे जी की नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है या जो उनको अपॉइंट किया गया है उससे नहीं है। हम सवाल करना चाह रहे हैं कि क्या मुस्लिम समाज भी एक गतिशील समाज है? क्या मुस्लिम समाज की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो डायनेमिक है कि नहीं है, या वो स्टैटिक ही रहेगी? हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर समाजवादी पार्टी का ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि उसका वोट शेयर बढ़े, उसकी एक्सेस जो है अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों में, धर्म के लोगों के बीच में बढ़े ताकि वो एक बड़ी पार्टी बनती जाए। और इसी डायरेक्शन में आज अखिलेश यादव ने ये डिसीजन लिया और उन्होंने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं, उनको माता प्रसाद पांडे को उन्होंने अपना जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। लेकिन सवाल इससे आगे का है। उन्होंने कमाल अख्तर को जो है मुख्य सचेतक बनाया है जो कि पार्टियों में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। किसी भी विधानमंडल में अगर आप किसी को सचेतक बनाते हैं तो वो जो विप जारी करने की पावर होती है वो उसके पास होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास काफी अधिकार होते हैं। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। सवाल यह है कि क्या एक ऐसा समाज जिसने अभी लोकसभा चुनावों में 100% के साथ, क्योंकि हम ये बात निश्चित रूप से बिल्कुल कंफर्मिटी के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने 100% किसी एक दल के लिए वोट किया है या 90% किसी एक वोट के लिए दल किया है। इवन यादव समाज के लिए भी ये बात नहीं कही जा सकती है कि उन्होंने 90% समाजवादी पार्टी के लिए वोट हर विधानसभा क्षेत्र में या हर लोकसभा क्षेत्र में किया होगा। क्योंकि अगर कहीं ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जहां पर यादव किसी दूसरी पार्टी से आ रहा है तो वहां पर यादव वोटों का विभाजन हो जाता है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, इन दोनों चुनावों में एक बात बहुत स्पष्ट है कि मुसलमानों ने जितना भी वोट किया है उसका 90% से ज्यादा वोट, और लोकसभा चुनावों में तो मैं 100% कह सकता हूं। और ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डाटा बाद में एनालिसिस के तौर पर आए हैं कि जहां पर 100% मुसलमानों के वोट जो है इंडिया अलायंस के फेवर में पड़े हैं, समाजवादी पार्टी के फेवर में पड़े हैं, कांग्रेस के फेवर में पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में या देश के विभिन्न हिस्सों में। अब इससे ज्यादा आप किसी भी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंट्रीब्यूशन को आप देखिए तो आपको रिटर्न में क्या मिला। अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद ही देखें जिस तरीके के इश्यूज आए, चाहे वो अकबरपुर की बस्ती लखनऊ की हो, उसको जिस तरीके से बुलडोज किया गया, फिर या मुहर्रम का इशू हो, नेम प्लेट का बढ़िया विवाद हो, ये सारे लिंचिंग आप देखें। अभी आज भी इस तरह की खबर आ रही है कि बिहार में एक फुरखान है, उनको लिंच कर दिया गया। इस तरीके के तमाम इश्यूज आ रहे हैं, मगर इन इश्यूज के ऊपर ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं क्या वो बोल रही हैं? और हमारा सवाल ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगे, आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बन जाएं। मेरा सवाल यह है कि हम भी मौकों का इस्तेमाल राजनीति को राजनीति के हिसाब से करें। ये बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इस बाई इलेक्शन का कुछ भी मायने नहीं है, ना इसका सरकार के सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि सरकार की हेल्थ जो है वैसी ही रहेगी, सरकार कंटिन्यू करती रहेगी, चुनाव जो है
है 2027 में है, लेकिन यहाँ के संदेश के बड़े ही गहरे होंगे, उसके बड़े अर्थ होंगे। क्या हम एक संदेश दे सकते हैं सो कॉल्ड पार्टियों को? क्या हम एक संदेश दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को एक समाज के रूप में, एक जागरूक समाज के रूप में, एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में? क्योंकि 2027 अभी दूर है, अभी सरकार बनने और बिगड़ने का खेल नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन हम अपनी जागरूकता को तो दिखा सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी जी की जो बात है वो बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि जो अब्दुल है वो तो कुर्सी बिछाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। जो मुस्लिम तंजीमें हैं या जो ऐसे मजहबी लीडर हैं जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं या खुल करके हिस्सा ले रहे हैं या जिनका इन्फ्लुएंस है, वो इस बात को समझें कि हमें स्टैटिक नहीं रहना है, हमें भी प्रयोग करना है। क्योंकि राजनीति प्रयोग का नाम है। राजनीति जो है नए नए अवसरों के, अपॉर्चुनिटीज को खोजने का और उसका इस्तेमाल करने का नाम है। अगर हम सिर्फ एक पार्टी को आंख बंद करके वोट करेंगे, चाहे कोई भी समुदाय, आप अभी लोकसभा चुनाव में देखें कि ठाकुर समाज ने, क्षत्रिय समाज ने जब देखा कि गुजरात से एक स्टेटमेंट आया, फिर जिस तरीके से उनके सांसद को गाजियाबाद से टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी उपेक्षा को देखा और वो सब कंसोलिडेट हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक मुश्त वोट नहीं किया है। बहुत से क्षत्रिय समाज के लोगों ने वोट ही नहीं किया, इंडिया अलायंस के फेवर में भी नहीं किया, कुछ लोगों ने इंडिया अलायंस के फेवर में वोट किया, लेकिन उन्होंने अपने विरोध को दर्ज कराया कि हम किसी भी पार्टी के वोट बैंक नहीं है, हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो है मैक्सिमाइज हो। अब मुस्लिम समाज को भी ये करना सीखना होगा। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि ये जो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहां से हम भी एक संदेश दे सकते हैं और ये संदेश देना चाहिए। हम ये संदेश चंद्रशेखर रावण के रूप में दे सकते हैं, ये संदेश आप उन सीटों पर दे सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के आ रही है, या हम उन सीटों पर भी दे सकते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वहां पर आप वोट करें और दूसरे सीटों पर आप दूसरे तरह के ऑप्शन को तलाश सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि संदेश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप संदेश नहीं देंगे, एक जागरूक समाज के रूप में आप संगठित नहीं होंगे, आपका शोषण होगा और ये शोषण चलता रहेगा। क्योंकि आपके वोट के लिए तो वो बिल्कुल सिक्योर है कि आपका 100% वोट किसी एक पार्टी के लिए, एक पक्ष में जाना है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जब ये मान के चलते हैं कि हमको 20% वोट नहीं मिलना है उत्तर प्रदेश में या 15% वोट देश में नहीं मिलना है, तो फिर वो आपके लिए उनका एटीट्यूड तो चेंज हो ही जाएगा। जब एक बार आप अपने वोटों की अहमियत किसी भी पार्टी को बताते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव होता है, और जो दूसरी पार्टी है अगर आप उसके सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बन जाते हैं तो फिर वो आपका शोषण शुरू करता है। इस चीज को, जो पतली सी एक लाइन है, इसको अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली एक जागरूक लोकतांत्रिक समाज में आप बदल जाएंगे, देश के विकास में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मुस्लिम समाज के विकास में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और मुस्लिम समाज के जो राइट है, मुस्लिम समाज के जो वैध या वैलिड जो इश्यूज हैं, उनको भी आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये मेरा अपना एनालिसिस है। बाकी किसी भी पार्टी में किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। शिवपाल यादव जी को भी जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव एक मजहबी नेता है और उन्होंने एक तीर से कई शिकार खेले हैं। हमारा सवाल यह है कि आपने इतना वोट दिया 2022 में, आपको कई सीटें चुनाव मिली लड़ने के लिए लोकसभा में, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। हालांकि आप 4 सीटों पर जीत करके आए हैं, लेकिन आपके जो नेता रहे हैं, आजम खां का आपने हश्र देखा है, और आजम खां के साथ साथ आपने मुरादाबाद के जो हसन साहब हैं, डॉक्टर हसन, आपने उनको भी देखा कि किस तरीके से उनके साथ उनका टिकट दे करके उनसे टिकट वापस लिया गया। इसलिए आपको राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति में कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है, कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है। राजनीति जो है अपने इंटरेस्ट पे की जाती है, और आपका इंटरेस्ट कहां पर है ये अगर आप समझ जाएंगे, मुस्लिम समाज समझ जाएगा, तो न ये केवल मुस्लिम समाज के लिए बहुत बेहतर होगा, बल्कि देश की राजनीति के लिए, देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और देश में जो पोलराइजेशन और कम्युनल और वोट बैंक और ये सारी तरह की जो पॉलिटिक्स हैं, इसका भी एक बेहतर जवाब निकल सकता है और एक एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर आप लगातार किसी एक पार्टी के फेवर में और किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वोट करते रहेंगे और इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी, तो आपका सिर्फ शोषण होगा। आप वोट दें या वोट ना दें,
आपका एक्सप्लॉइटेशन चलता रहेगा। कैसा लगा आपको हमारा एनालिसिस, कमेंट जरूर करिए। हमारा मकसद जो है राजनीति नहीं है, हमारा मकसद मुस्लिम समाज को अवेयर करना है, वो अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो आइन में उनके राइट दिए गए हैं, जिस तरीके की जमहूरियत में हक उनको मिलना चाहिए, जिस तरीके की जमहूरियत की जानी चाहिए, वो सारी चीजें हम फोकस कर रहे हैं ताकि एक बेहतर मुस्लिम समाज को, एक ज्यादा अवेयर जागरूक समाज को बनाया जा सके। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी में हिस्सा लेंगे तो आपको डेमोक्रेटिक तरीके के वो सारे टूल्स अपनाने पड़ेंगे जिसके पर राजनीति की जाती है। और अगर आप लकीर के फकीर रहेंगे तो आप 75 साल से लकीर की फकीर की राजनीति में आप एजुकेशनली बैकवर्ड होते चले गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते चले गए। नौकरियों में आपका प्रेजेंटेशन जो आजादी के वक्त 35% से ज्यादा था वो घटता हुआ 2-3% पर आ गया है। आप कहीं कारपोरेट में नहीं है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, शहर की प्राइम लोकेशंस में आपके पास मार्केट नहीं है, मार्केट के प्लेसेस नहीं है, आप एक तरीके का जो गेटोज होते हैं उसमें आप बंद करके रह रहे हैं, स्लम्स एरिया में रह रहे हैं और रहते रहेंगे। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या आपके एरिया के कारपोरेटर नहीं होते? क्या आपके एरिया में से लोग चेयरमैन नहीं चुने जाते? लेकिन चूंकि वो अवेयर नहीं है, वो आपका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और आप एक्सप्लॉइट खुद हो रहे हैं। इसलिए आप इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आप किसी को जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाना उसने सीख लिया है, अपनी कमजोरियों को वो नहीं एक्सेप्ट करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम अपने को नहीं बदलेंगे, हर एक की जिम्मेदारी है, जो दुनियावी तालीम ले रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जो दीनी तालीम ले रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए और आपको अपनी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के आधार पर, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर, मुस्लिम इंटरेस्ट के आधार पर और साथ ही साथ राष्ट्र के इंटरेस्ट के आधार पर आप फैसले लें। निश्चित रूप से आप देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे और आपकी पहचान एक अलग पहचान बनेगी। सिख समाज है, छोटा समाज है, क्रिश्चियन समाज है, एक छोटा समाज है, आप उससे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स और आपकी प्रॉब्लम हर एतबार से वो आपसे आगे हैं। आप सिखों को देखें, आप क्रिश्चियंस को देखें, वो आपसे एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे हैं और गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है। एजुकेशन में आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। इसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी राजनीति के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।